हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट नंबर 2 यानी कि आर्टिकल 5 से लेकर 11 जिसमें नागरिकता के बारे में बताया गया है, सिटीजनशिप क्या है, उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि जो हमारा संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 में आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 5 से 11 तक, आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक क्या दिया गया है? नागरिकता के बारे में दिया गया है, सिटीजनशिप के बारे में दिया गया है। तो ये नागरिकता क्या है? देखिए, नागरिकता है जो ये शब्द है, ये शब्द सबसे पहले किसने दिया था? नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप, जो ये शब्द है, ये वर्ड है, ये किसने दिया था? सिटीजनशिप वर्ड जो ये शब्द है, ये टर्म से किसने दिया था? यह दिया था अरस्तु ने। अरस्तु यानी कि अरिस्टोटल ने नागरिकता शब्द दिया था। जैसा कि आपको पता होगा, जो हमारे देश में या कोई भी देश में 3 तरह के व्यक्ति रहते हैं। फर्स्ट अगर हम बात करते हैं तो कोई भी पर्सन हो सकता है, एनी पर्सन। सेकंड अगर हम बात करते हैं तो सिटीजन हो सकता है। थर्ड की हम बात करते हैं तो यहाँ माइनॉरिटी हो सकती है। माइनॉरिटी पर्सन कोई भी नॉर्मल, किसी देश में कोई भी नॉर्मल पर्सन हो सकता है। जैसे कि मान के चलें कोई बाहर देश से यहाँ कोई घूमने आता है तो वो भी यहाँ का पर्सन है। लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पर्सन यानी कि पर्सन के लिए भी राइट टू इक्वलिटी का अधिकार दिया गया है। जब हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हैं तो यहाँ इसके लिए भी राइट टू इक्वलिटी यानी आर्टिकल 14 इसी से संबंधित है। पर्सन कोई भी व्यक्ति हो सकता है, किसी भी देश का हो सकता है। सिटीजन की हम बात करते हैं। नागरिक कौन होता है? नागरिक स्पेशल होते हैं। जैसे इंडिया के नागरिक, इनको कुछ स्पेशल अधिकार हो सकते हैं। ये चुनाव लड़ सकते हैं, वोट डाल सकते हैं, विभिन्न पदों तक जा सकते हैं। लेकिन पर्सन के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इसी के साथ माइनॉरिटी क्या चीज होती है? अल्पसंख्यक क्या होते हैं? अल्पसंख्यक मेनली 2 टाइप से हो सकते हैं। फर्स्ट अगर हम बात करते हैं, ये भाषा के आधार पर भी हो सकते हैं और रिलीजियस के आधार पर भी हो सकते हैं। मान के चलते हैं स्पेसिफिक एरिया के अंदर, किसी भी एरिया में किसी भाषा को बोलने वालों की संख्या कम है तो वो माइनॉरिटी के अंदर शामिल हो सकते हैं। और किसी एरिया के अंदर कोई रिलीजियस है, उसकी पॉपुलेशन कम पाई जाती है तो भी माइनॉरिटी के अंदर शामिल कर दिया जाता है। और इसी से ही संबंधित हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हमें आर्टिकल 29 देखने को मिलता है जो माइनॉरिटी से संबंधित है। तो तीनों बातें क्लियर है। पर्सन कोई भी व्यक्ति हो सकता है, एनी। सिटीजन नागरिक कौन होता है? जो जिसको स्पेशल राइट्स दिए जाते हैं वो सिटीजन है। जैसे हम इंडिया के सिटीजन हैं, अमेरिका से संबंधित है, उनको अलग राइट्स हैं। इसके अलावा माइनॉरिटी अल्पसंख्यक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो अब क्वेश्चन ये है कि जो सिटीजनशिप है, सिटीजनशिप क्या है? सिटीजनशिप क्या है? नागरिकता क्या है? हमने आपको ये बताया कि जो टर्म्स है, ये क्वाइन किसने किया था? ये शब्द किसने दिया? अरस्तु ने दिया। तीनों बातें क्लियर हैं। अगर हम नेक्स्ट उस पे बढ़ते हैं तो हमें आर्टिकल यानी भारतीय संविधान के प्रावधान की अगर बात करते हैं तो भाग नंबर 2 अनुच्छेद 5 से 11 में इसके बारे में बताया गया है। देखिए, आर्टिकल 5 क्या कहता है? आर्टिकल 5 कहता है कि आर्टिकल 5 के अंतर्गत जो व्यक्ति भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास है, यहाँ क्या बात की जा रही है? यहाँ बात हो रही है डोमिसाइल से संबंधित। यानी कि कोई व्यक्ति है, किसी व्यक्ति का क्या है? डोमिसाइल है, तो वो भी क्या है? भारत का उसको नागरिक माना जाएगा। डोमिसाइल क्या होता है? अगर कोई भी आप जैसे आप जहाँ स्थायी निवास होता है, जो आपका परमानेंट रेजिडेंस होता है, वो डोमिसाइल कहलाता है। इसके अलावा
जो भारत के राज्य अक्षत्र में जन्मा हो, ही बोर्न इन इंडिया, यानी ही बोर्न इन इंडिया, सॉरी ही बोर्न इन इंडिया, यानी जिसका जन्म इंडिया में हुआ हो वो भारत का नागरिक माना जाएगा। सेकंड है जिसके माता पिता में से कोई दोनों में से राज्य क्षेत्र में, यानी कि आइदर पेरेंट्स मदर और फादर, कोई भी जिसका जन्म भारत में हुआ हो वो भी भारत का नागरिक माना जाएगा। जो संविधान के प्रारंभ से अर्थात 26 जनवरी 1950 से ठीक 5 वर्ष पहले से भारत में रहा हो, ये बेसिकली ये जो था ये उनके लिए जोड़ा गया था जो भारत के क्रांतिकारी थे, यानी कि वो उस टाइम जब हमें, आपको पता है कि 1947 में हमें आज़ादी प्राप्त हुई थी। इससे पहले कुछ ऐसे क्रांतिकारी भी थे जो यहाँ ना रह करके विदेशों में रहकर जिन्होंने क्रांतिकारी की लो जगाए रखी। जैसे आज़ाद हिंद फौज को आपने पता है सिंगापुर से भी गए थे हमारे सैनिक, कुछ हलाला हरदयाल हैं, सैन फ्रांसिस्को वगैरह में, अलग अलग देशों में जो रहे थे ये उन्हीं से संबंधित है। यानी जब हमारा जो संविधान बनकर तैयार हुआ था 1950 से या लागू कर दिया गया था, बनकर जो तैयार हुआ था हमारा जो संविधान हुआ था वो 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था और इसे लागू कर दिया गया था। इसी दिन से ही हम अपना क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो आर्टिकल 5 क्लियर है, जिसका जन्म भारत में हुआ हो, जिसके माता पिता में से कोई एक जिसका जन्म भारत में हुआ हो और जो संविधान के लागू होने से 5 वर्ष पहले भी अगर कोई भारत में है तो उसे आर्टिकल 5 के तहत क्या है, वो भारत का नागरिक माना जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट आर्टिकल हम 6 देखते हैं। आर्टिकल 6 क्या कहता है? आर्टिकल 6 कहता है कि देखिए आर्टिकल 6 है कि पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन यानी माइग्रेशन करने वाले व्यक्तियों के लिए नागरिकता, जिन व्यक्तियों ने 19 जुलाई 1948 से पहले प्रव्रजन किया है। इस लाइन का मीनिंग क्या है? देखिए क्या हुआ था, जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तब एक परमिट सिस्टम लागू किया गया था, परमिट सिस्टम दिया गया था। और परमिट सिस्टम होता क्या था बेसिकली, जैसे 19 जुलाई 1948 से पहले कुछ व्यक्ति ये मान के चलिए ये इंडिया से पाकिस्तान आए थे, ठीक है, और कुछ व्यक्ति पाकिस्तान से इंडिया आए थे। जब विभाजन हुआ था तब विभाजन के टाइम में क्या कर रहा है, पाकिस्तान से व्यक्ति इंडिया आए, ठीक है, इंडिया आए तो कुछ व्यक्ति तो पहले इंडिया आ गए, जो पहले इंडिया में आए उनको तो सिटीजन मान लिया गया, लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति भी थे जो बाद में इंडिया आए थे, तो एक परमिट सिस्टम लागू कर दिया गया और परमिट सिस्टम के बाद में ही जो आया था उसको भी क्या मान लिया गया, इंडिया के अंदर नागरिक मान लिया गया, ठीक है। तो इसमें मेनली क्या, जैसे हम अपने हरियाणा उसके अक्षत्र में देखते हैं तो यहाँ नीलो खेड़ी के आसपास का जो अक्षत्र है वो यहाँ से जो पाकिस्तान से व्यक्ति आए थे जब विभाजन के टाइम पर, तो बहुत बड़ा अक्षत्र यहाँ रहा करता था, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल हम आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 7, नेक्स्ट आर्टिकल जो 7 है, आर्टिकल 7 क्या कहता है? आर्टिकल जो 7 है अनुच्छेद 8, आर्टिकल 7 या अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 7 क्या कहता है? भारत से पाकिस्तान प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों को नागरिकता, ठीक है। तो इसमें क्या था, हमने आर्टिकल 6 में पढ़ा तो कुछ व्यक्ति तो ऐसे थे जो इंडिया से पाकिस्तान गए थे और कुछ व्यक्ति ऐसे थे
जो आर्टिकल 6 क्या कहता था, 6 कहता था जो पाकिस्तान से इंडिया में आए हम उनको नागरिकता देंगे। आर्टिकल जो 7 है, 7 क्या कहता है, जो व्यक्ति पाकिस्तान चले गए थे, ठीक है, कुछ व्यक्ति पाकिस्तान चले गए थे, तब उनको ये लगा वहां जाने के बाद कि हमसे गलती हो गई है, हम इस देश में आ गए हैं, या उनको ऐसा एहसास हुआ कि हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था, तो वो व्यक्ति वापस अगर भारत में आना चाहें तो वो वापस भारत में आ सकते थे। आर्टिकल 7 उसी के बारे में बात करता है। लेकिन आर्टिकल जो 7 उसके बारे में बात करता है, तो इसी के साथ में आर्टिकल 7 क्या कहता है कि आपको क्या करना होगा, आप परमिट सिस्टम के माध्यम से आएंगे। क्या लागू कर दिया गया था, परमिट सिस्टम लागू कर दिया गया था, और परमिट सिस्टम आने के बाद 6 मंथ में आपको क्या करवाना होगा, रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। उसके बाद ही ये देखा जाएगा आपकी एक्टिविटी है देश विरोधी ना हो, आप किसी भी जो आपकी जो एक्ट जहां आप रहते हैं उस आसपास का जो क्षेत्र या कोई भी एक्टिविटी ऐसी हो जो आपकी देश विरोधी ना हो, तब आपको क्या दिया जाएगा, आपको नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक है, आर्टिकल 7 ये बात कहता है। इसी के साथ में आर्टिकल 8, आर्टिकल 8 क्या बात कहता है, आर्टिकल 8 देखिए, आर्टिकल 8 बात कहता है अनुच्छेद 8, आर्टिकल 8 क्या कहता है, यह बताता है कि जो व्यक्ति स्वयं या उसके माता पिता, जो व्यक्ति के खुद माता पिता या दादा दादी नाना नानी से कोई भी भारत शासन अधिनियम 1936 में परिभाषित भारत में जन्मा हो या भारत के बाहर किसी देश में मामूली तौर पर रह रहा, उस व्यक्ति को भारत का नागरिक समझा जाएगा। ये क्या कहता है कि जो व्यक्ति इंडिया में किसी व्यक्ति के दादा परदादा यानी कोई उसके वंश से किसी का जन्म हुआ हो और वो बेशक से किसी विदेश में रहता हो, फॉरेन में रहता हो, तो भी वो क्या माना जाएगा, भारत का नागरिक समझा जाएगा। विदेशों में रहने वालों के लिए ये नागरिकता का प्रावधान है। ठीक है, आर्टिकल 9, आर्टिकल 9 क्या कहता है, देखिए आर्टिकल 9 कहता है, आपको यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। आर्टिकल 9 कहता है कि यदि कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है तथा किसी कारण से विदेशी नागरिकता को अपनी इच्छा से अनुसार अर्जित कर लेता तो उस व्यक्ति को भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तो यह कहता है कि भारत क्या है, सिंगल सिटीजनशिप है, केवल एक हैरी नागरिकता है। इंडिया में कैसी नागरिकता है भाई, इंडिया के अंदर सिंगल सिटीजनशिप है, भारत में एकल नागरिकता है। कैसी नागरिकता है, एकल नागरिकता है। ठीक है, और अगर किसी व्यक्ति ने भारत से बाहर जाकर, ये भारत है, इससे बाहर जाकर मान के चलो विदेश में किसी फॉरेन में जाकर और वहां की नागरिकता ग्रहण कर ली तो उसे इंडिया की नागरिकता खत्म हो जाएगी। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। आर्टिकल 5 क्या कहता है कि जो भारत में जन्मा हो, जिसके माता पिता जन्मे और 26 जनवरी 1950 के 5 साल पहले तक अगर वो भारत में उसका कोई वंशज रहा हो तो उसे क्या मान लिया जाएगा, भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। आर्टिकल 6 क्या कहता है, आर्टिकल 6 कहता है कि जो पाकिस्तान से भारत आए थे उनको नागरिक मान लिया जाएगा, परमिट सिस्टम लागू था। आर्टिकल 7 क्या कहता है कि जो भारत से पाकिस्तान चले गए थे लेकिन किसी कारणवश वो वापस उल्टे आ जाते हैं तो उन्हें क्या मान लिया जाएगा, नागरिक मान लिया जाएगा। आर्टिकल 8 क्या कहता है कि जो विदेशों में रहते हैं और विदेशों में रहते थे उनको भी क्या है, कुछ व्यक्तियों को नागरिक मान लिया जाएगा। इसके अलावा आर्टिकल 9 क्या कहता है, अगर किसी व्यक्ति ने विदेश में जाकर नागरिकता ग्रहण कर लिया तो उसे भारत की नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। स्वेच्छा से अगर व्यक्ति नागरिकता ग्रहण कर ली है तो उसे खत्म कर दी जाएगी। इसके अलावा देखिए अब है आर्टिकल 10। आर्टिकल 10 क्या है, आर्टिकल 10 क्या कहता है, आर्टिकल 10 अनुच्छेद 10 क्या कहता है, नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। नागरिकता के अधिकारों का बना रहना।
ठीक है। ये आर्टिकल क्यों जोड़ा गया था, क्योंकि ये नागरिकता जो है हम इसको ऐसे नहीं अभी ऐसे ही ख़त्म कर सकते हैं। कोई व्यक्ति है उसकी नागरिकता को हम ऐसे ही ख़त्म कर देंगे, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, यानी मान के चलो आप किसी की भी सरकार है, सरकार या कोई भी पद पे है, तो वो किसी नागरिक के अधिकारों को ऐसे ही ख़त्म नहीं कर सकता है। उसके लिए उसके पास ऐसा नहीं है कि मान के चलिए भी कोई व्यक्ति है, अगर वो देश विरोधी किसी एक्टिविटी में शामिल नहीं है तो वो या फिर देश विरोधी कोई एक्टिविटी नहीं है, या मतलब किसी भी तरीके से कोई उसके पास वैलिड रीजन होना चाहिए, तब ही नागरिकता को खत्म किया जा सकता है। ऐसे ही किसी व्यक्ति की नागरिकता को खत्म नहीं किया जा सकता। ये बात कही गई है आर्टिकल 10 में कि नागरिकता के आप मान के चलते जो सरकार, सपोज दैट हम फॉर एग्जाम्पल के लिए सरकार किसी ए पार्टी की है, सरकार ए पार्टी की अभी फिलहाल में है, तो मान के चलते हैं उसकी बी पार्टी विरोधी पार्टी है, तो उसकी बी पार्टी के जितने नेता वो तो उनकी नागरिकता को खत्म कर देगा। ऐसे नागरिकता खत्म होगी तो अगली बार इलेक्शन लड़ने वाला कोई होगा ही नहीं और पार्टी ए फिर से जीत जाएगी। ऐसा बिल्कुल है ही नहीं कि नागरिकता को वैलिड रीजन के साथ ही खत्म किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट उस पे अगर हम देखते हैं तो देखिए नेक्स्ट इसकी बात करते हैं जो सिटीजनशिप है। ये क्या है, ये क्या कहता है, देखिए सिटीजनशिप का आर्टिकल 11 क्या बात करता है, लास्ट है ये आर्टिकल 11 अनुच्छेद 11 क्या कहता है, केवल नागरिकता पर कानून संसद द्वारा ही बनाया जा सकता है। नागरिकता पर संसद द्वारा कानून बनाया जा सकता है। आर्टिकल 11 पावर देता है ये पार्लियामेंट को कि आप आइए और नागरिकता पर कानून बनाइए। ये पावर देता है कॉन्स्टिट्यूशन, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो पावर देता है संसद को कि नागरिकता पर आप कानून बनाइए। और इसी नागरिकता पर कानून संसद भी बनाता है। और जो हमें देखने को मिलता है, जो हमें देखने को मिलेगा सिटीजनशिप एक्ट 1955, जो हमें ये देखने को मिलेगा भी इसी पर जो हमारी संसद है वो कानून बनाएगी और ये कानून जाना जाएगा सिटीजनशिप एक्ट 1955। पहली बार जो हमारी संसद है वो एक्ट बनाएगी और उसी में 5 तरीके से हमें नागरिकता मिल सकती है। ठीक है, उसके 5 तरीके बताए हैं नागरिकता मिलने के। पहला तो होगा जन्म से, ठीक है, आपको नागरिकता मिल सकती है जन्म से। ठीक है, दूसरी आपको मिल सकती है वंशक्रम से, तीसरा पंजीकरण से, देशीयकरण से और अर्जित भूमि से 5 तरीके से नागरिकता मिल सकती है। देशीयकरण नेचुरलाइजेशन, ठीक है, आपको 5 तरीके से नागरिकता मिल सकती है। और इसी के साथ ही इसमें संशोधन भी किए गए हैं। आज तक इसमें कई बार संशोधन हुए हैं। पहली बार इसके अंदर संशोधन किया गया था सिटीजनशिप एक्ट 1955 के बाद 1986, 1986, 1992, उसके बाद संशोधन हुआ इसमें 2003, 2005, 2007, 2015, 2015 और लास्ट इसके अंदर संशोधन हुआ, अमेंडमेंट हुआ 2019 जब आया था एनआरसी। तो हमारा जो सिटीजनशिप मिल कितने तरीके से सकती है, जन्म से, बोर्न आपका जन्म भारत में हुआ हो, वंश ग्रुप आपके आइदर पेरेंट्स मदर, फादर, ग्रैंडफादर इंडिया से संबंधित हो, रजिस्ट्रेशन पंजीकरण से मिल सकती है,
नेचुरलाइजेशन देशीयकरण से मिल सकती है। अर्जित भूमि यानी कि हमारे जो देश है उसने किसी और देश की जो भूमि है उसको अगर उसमें अगर अर्जित कर लिया है, अपने पास उस क्षेत्र को ले आए हैं, तब भी उसको नागरिकता दी जा सकती है। तो यहाँ से वनडे एग्जाम के अंदर आप समझ गए होंगे कि मेनली कहाँ है। और यहाँ से आर्टिकल केवल आपसे अगर हम इम्पोर्टेंट उसकी बात करते हैं तो आर्टिकल केवल 10 और 11 ही पूछे जाते हैं कि नागरिकता के अधिकारों का बना रहना किससे संबंधित है। इसके अलावा आपसे ये पूछेगा कि जो नागरिकता है वो कितने तरीके से मिल सकती है, 5 तरीके से वो प्राप्त की जा सकती है। इसी से संबंधित एक और क्वेश्चन आता है, जो नागरिकता से संबंधित मंत्रालय कौन सा है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी कि गृह मंत्रालय। इससे कौन से संबंधित है? इससे गृह मंत्रालय इसी से संबंधित है। इसके अलावा सिटीजनशिप जो टर्म्स है वो किसने दिया था? अरिस्टोटल ने दिया था। इसके अलावा एक होता है, इसके अंदर एक टर्म और आती है, आगे आपने देखा होगा NRI, ठीक है, नॉन रेजिडेंशियल इंडिया, यानी कि वो भारत में नहीं रहते। अगर कोई भी व्यक्ति 6 महीने से ज्यादा इंडिया से बाहर रहता है तो वो NRI के रूप में काउंट होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिल लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और क्या किसी ने खूब कहा है, तुम्हारे हर मुश्किल का मुकम्मल जवाब हूं मैं, तुम्हारी हर मुश्किल का मुकम्मल जवाब हूं मैं। कभी टाइम मिले तो मुझे पढ़ना, कभी टाइम मिले जो मुझे पढ़ना, क्योंकि भारत का संविधान हूं मैं, क्योंकि भारत का संविधान हूं मैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।